डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ भी कैलकुलेट करना हो, इट इज ऑलवेज द वेटेड एवरेज। फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एवरीथिंग, इट इज सिंपल m1 फलाना 1 प्लस m2 फलाना 2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा फलाना ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे x1 x2 भर दो, y कोऑर्डिनेट चाहिए y1 y2, z कोऑर्डिनेट z1 z2, आपको वेलोसिटी चाहिए v1 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास का कुछ भी निकालना है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एंड व्हाट इज द एवरेज? वेटेड एवरेज। तो जैसे हमें एक सिस्टम है जिसमें m1 मास ये पड़ा, m2 मास ये पड़ा। सपोज इसको मैंने सरकाया इस तरफ s1 और इसको सरकाया इस तरफ s2, तो कोई पूछे सेंटर ऑफ मास कितना सरका, बताइए। तो s1 क्या है? क्या s1 इसका डिस्प्लेसमेंट है? क्या s2 इसका डिस्प्लेसमेंट है? तो एवरेज निकाल लो इन दोनों का, और एवरेज का तरीका क्या लगवाना है? वेटेड एवरेज, m1 s1 प्लस m2 s2 अपॉन m1 प्लस m2। हर चीज सेंटर ऑफ मास की ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी फिर ऐसे ही निकलेगा। वी माइट हैव क्वेश्चंस लाइक दिस, जैसे एक एटवुड मशीन है, ध्यान दें इस बात पे, एक सिंपल एटवुड मशीन है। सपोज इधर है 3 किलो और इधर है 1 किलो, ठीक है। कैन यू टेल मी द एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम? इट्स डैम इजी, 3 - 1 अपॉन 3 + 1 इंटू g/2, g/2, दोनों का g/2। What is the acceleration of center of mass? पहला ऑप्शन g/2, दूसरा ऑप्शन अदर्स। बताओ, इन दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं है। किस दिन यही गलती हो जाएगी तुम्हारे। सिंपल एटवुड मशीन देगा, पहला ऑप्शन एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज सेम, वहीं खेल खत्म हो गया आपका, ठीक है। एसीएम क्या आएगा? अच्छा, इसका एक्सीलरेशन नीचे है और ये भारी भी है, तो डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? 3 × g/2 प्लस 1 × -g/2। वो सही है माइनस, लेकिन वो माइनस किसकी बदौलत आया है वो पता होना चाहिए। इससे आपको एसीएम मिलेगा, ठीक है। कोई आपसे ये पूछ सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड्स? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड्स? तो भाई एसीएम तो पता ही है, एसीएम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा, या आप इंडिविजुअल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो 2 सेकंड बाद। भाई दोनों का एक्सीलरेशन तो पता है ना, इसका g/2 और इसका g/2 इंटू 2 कर लो तो 10-10 आ जाएगी दोनों की स्पीड। फिर एक की स्पीड नीचे 10 वेलोसिटी, एक की ऊपर 10, वही फॉर्मूला लगाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रहे, सेंटर ऑफ मास वेक्टोरियली इक्वेशन यूज करने का, ठीक है। अब इतने दिन हो गया, वेक्टर को तो अपने रग रग में बस जाना चाहिए। क्या आ रहा है? 2 टाइम्स g/2 अपॉन 4, देखना ये आ रहा है क्या? कैलकुलेशन चेक कर लो। हर वो कैरेक्टर जिसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों नहीं हो, सेंटर ऑफ मास तो इमेजिनरी होता है, आप उसमें मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप बात निकल के ये आ रही है कि क्योंकि मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन एक सीखने को मिला, तो अगर ऐसा हो, इफ F एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज 0, इसका क्या मायने होता है? मतलब एसीएम 0 है। ये कौन सी इक्वेशन से तय किया अपन ने? एक इक्वेशन होती थी F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM। इस इक्वेशन से तय किया कि अगर F एक्सटर्नल 0 है तो ACM भी 0 होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अगर बाहर से फोर्स नहीं है तो ACM 0 है। ACM 0 है मतलब VCM कांस्टेंट है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, अच्छी बात है, इसके साथ में एक तड़का और मार दूं, इफ VCM इज 0, तो ये तो फंस गए आप। आपके 0 भी है और कांस्टेंट भी रहेगा, मतलब आपके तो परमानेंट 0 सेट हो गया। VCM विल ऑलवेज रिमेन 0, मतलब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन 0।
मतलब COM विल रिमेन एट रेस्ट। एक बार ढंग से समझो इस बात को, अगर F एक्सटर्नल 0 है, बाहर से फोर्स नहीं है, तो ACM 0 है। अभी VCM की तो मैंने बात ही नहीं की। ACM 0 होने का मतलब है VCM आपका जो है ना वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब बताओ VCM कितना है आपका, आपने कहा हमारा 0 VCM, तो फंस गए तुम। 0 है और आगे भी 0 ही रहेगा। और 0 रहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास चलेगा ही नहीं। मतलब आपके पार्टिकल्स कूदेंगे अंटशंट दिशाओं में, लेकिन हर समय पे उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड आएगा, वहीं जहां था। ठीक है, तो इफ F एक्सटर्नल इज 0 एंड VCM इज ऑल्सो 0, देन VCM विल रिमेन 0 एंड सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट सेम पोजिशन। कई बार ये प्रक्रिया सिर्फ किसी एक इक्वेशन कंडीशन में लागू होती है। जैसे आप ये देखो, मैं आपको एक जमीन देता हूं, जमीन है स्मूथ और इसके ऊपर मैंने एक डंडा ऐसे रखा, एक डंडा रखा, रह सकता है डंडा ऐसे टिका हुआ? रह सकता है? ऐसे रह रहा? क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम? एक डंडा बंदे ने हाथ पे ऐसे रख रखा है, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम? थोड़ा सा धक्का देके देखो, पता चल जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जिसको हल्का सा धक्का देने पे गिर जाए कहेगा स्टेबल है वो। तो आप इसको हल्का सा एहसान करो, है ना, थोड़ा जोर से बोल दो इस डंडे के पास आके, तो ये तो हिल पड़ेगा, और हिलेगा तो गिरेगा। अब यहां नियम लगता है, डंडे ने चलना चालू तो किया था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो कि सेंटर है डंडे का, उसकी वेलोसिटी क्या थी स्टार्टिंग में? 0। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस डंडे पे? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस डंडे पे? mg नॉर्मल, आपकी जानकारी के लिए दोनों वर्टिकल है, और अगर दोनों वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल तो कोई नहीं, और जब हॉरिजॉन्टल है ये ही नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं चल रहा था और फोर्स भी नहीं है, मतलब चल भी नहीं रहा था और आगे चलेगा भी नहीं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, और कोई कहीं भी जावे, सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे आएगा, दायां बायां सरक नहीं सकता है। सेंटर ऑफ मास कैन नॉट शिफ्ट लेफ्ट और राइट। इसका मतलब इस डंडे की लाश मुझे कहां पड़ी मिलेगी जब मैं वापस आके देखूंगा? ऐसे डंडे का सेंटर सीधा नीचे आएगा, मीन्स ये है ना ऐसे बड़ा, देखो ये सेंटर सीधा आना चाहिए, तो ये ऐसे गिरेगा, ऐसे। ये नीचे का जो बॉटम है ये सरक जाएगा इधर। और अगर ज़मीन पे फ्रिक्शन है, जो कि आपकी निजी जीवन में होता है, तो फिर थोड़ा कम सरकेगा, सरकेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा कम सरकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको थोड़ा रोकेगा। अदरवाइज ये डंडा अगर ज़मीन पे गिरे तो यूं ऐसे सरकता हुआ धड़ाम करके गिरे, ताकि जो केंद्र है, सेंटर सीधा नीचे आना चाहिए। व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल? डंडा स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स ये कुछ अजीब सा पाथ फॉलो करता हुआ आएगा ऐसा, सर्कल तो नहीं है ये। मैथ्स में तुरंत एक सवाल आ जाता है, फाइंड द लोकस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? मेरे को यही पूछ ले, पाथ फॉलोड बाय द हाईएस्ट पॉइंट बताओ। ओरिजिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दिखा दी, तो कैसे किया जाए इसे? किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट में और कुछ होवे नहीं होवे, क्या ये डंडा मुझे ऐसे पड़ा हुआ ऐसा मिल सकता है वाइल फॉलिंग? सेंटर तो वाई एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया h, k। यही करते हैं ना मैथ्स में, h, k तो लिखते हैं। अच्छा, एक काम करो, इसके पॉइंट्स लिख लो x, y, ठीक है। इसका मुझे और कुछ पता नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ये पता है, और मेरे को कुछ नहीं पता इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। अरे भाई वो जो टेढ़ा हुआ पॉइंट है उसका x, y कोऑर्डिनेट लिख दिया, उसका क्या दिक्कत है? x, y, आई नीड टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन x, y विच इट गोज। वही तो इक्वेशन होगी ऑफ द पाथ। इक्वेशन क्या होती है किसी भी पाथ की? x और y का रिश्ता, झाझम हो गया। तो मैंने कहा फिलहाल ऐसे करा, फिलहाल किसी x, y पे है तू, अब देख रहा हूं, कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं, और क्या प्रयास कर रहे हैं, और क्या।
हाँ, तो ये एक्स कॉमा वाई हो गया। इधर क्या धर दे नीचे, और कुछ पता नहीं मुझे इसका, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा सिमेट्री मिड पॉइंट है ना बीच में, ये कौन है साला, ये एक्स कॉमा 0 है, ये माइनस एक्स कॉमा वाई है, उसका उल्टा है ना, काउंटर, काउंटर पार्ट है उसका, नेगेटिव पार्ट। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और तो हम एक ही काम कर सकते हैं, डंडे का लेंथ एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैन वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड रिलेट द एक्स एंड वाई, खत्म, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो आप, दिस माइनस दिस क्या करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ विच द एक्सट्रीम पॉइंट विल फॉलो। ये इलिप्स है, सर्कल नहीं है। What is the path followed by this ellipse? Anyways, हमारा इस आर्टिकल को पढ़ने का मेन मकसद क्या था, सेंटर ऑफ मास कौन से रास्ते पे चल के आएगा, सीधा नीचे। एक पट्टे के कॉर्नर पे एक आदमी खड़ा है, जमीन आपकी स्मूथ है, आदमी का मास m1 है और पट्टे का मास m2 है, length of the plank is L. Now the man decides to move on the plank. पहला सवाल, आदमी चल के सकता है अगर स्मूथ है तो, अरे पट्टे का ऊपर वाला हिस्सा रफ है, नीचे वाला हिस्सा स्मूथ है, ऊपर रफ है वरना चल ही नहीं पाएगा, वरना क्या चलेगा, बिना रफनेस के हम चल नहीं सकते। तो अपर पार्ट तो रफ है, लोअर जमीन जो है वो स्मूथ है। अब आप क्विकली मेरे को बताओ, क्या दोनों रेस्ट पे हैं, क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, आपके 2 सब्जेक्ट में 0 आया है, परसेंटेज क्या है, कैसे भी निकाल लो, वेटेज निकालो, सर वो मैथ्स का वेटेज डबल लेना था, दोनों में 0 वेटेज ले रहे, किसी का भी वेटेज डबल ले ले, 0 का एवरेज 0 ही आएगा, 0 0 0 0 0, कैसे भी परसेंट, सर ज्योमेट्रिक मीन निकाल लूँगा पांचों का, कुछ भी कर ले, 0 एक ऐसी चीज है, कोई भी प्रजाति का मीन वैल्यू निकालो 0 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब तू भी रेस्ट पे और तू भी रेस्ट पे, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। इज देयर एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रॉम बाहर से, बाहर से इस सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, है क्या, अरे बोलो, गलत बोलो ना, कहते गलत बोलेंगे तो नहीं है, नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। आदमी जब इधर चलेगा तो पट्टा पीछे चलेगा, और नियम क्या है, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट बी शिफ्टेड एट ऑल, नहीं खिसक सकता। तो फिलहाल इसका सेंटर ऑफ मास अगर सपोज इस लाइन पे लाई करता है, इस किसी लाइन पे लाई करता है, तो जब ये आदमी चल के जाएगा ना, तो आप इसके 3 चित्र देखोगे, 3 सिचुएशंस देखोगे। एक सिचुएशन ऐसी होगी जब ये आदमी पट्टे के बिल्कुल सेंटर में आ गया होगा, ये देखो आप, डू यू अग्री टू दिस डायग्राम? बिकॉज अगर ये पट्टा है और ये आदमी है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे है, तो आप देखो आदमी उसी लाइन पे, जिस लाइन पे शुरू से सेंटर ऑफ मास था। अब एक्चुअली में देखा जाए तो आदमी चला है कुछ डिस्टेंस और पट्टा चला है रिमेनिंग डिस्टेंस, और दोनों का ऐड होकर L/2 आया, बिकॉज एक्चुअली तो आदमी सेंटर पे पहुंच गया ना। अगर यहां से आपको जोधपुर जाना है तो जोधपुर आपकी तरफ थोड़ी आएगा क्या, आप ही तो जाओगे, लेकिन यहां पे जोधपुर भी आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यू आर मूविंग ऑन इंडिया एंड इंडिया इज मूविंग बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आप जमीन पे आपने एक मैप बिछा रखा है और तुम जा रहे हो जोटवाड़ा की तरफ, जयपुर का मैप बिछा लेते हैं स्मूथ सरफेस पे, एंड नाउ यू वॉक टुवर्ड्स द जोटवाड़ा, सो यू आर नॉट ओनली मूविंग टुवर्ड्स जोटवाड़ा, जोटवाड़ा इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना, एंड ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनडिस्प्लेस्ड। आदमी तो रुकने वाला नहीं है यहाँ पे, आदमी तो और आगे जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इस सेटअप में क्या होएगा, लास्ट में मुझे जो फोटो दिखाई देगा यह है कि ये प्लैंक इधर आ जाएगा ऐसे,
और ये रहा आदमी। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट फोटो को देखो, फर्स्ट और लास्ट कोई सा भी देख सकते हैं वैसे तो, फर्स्ट और लास्ट को देखो, तो क्या हमें ये कहने में ठीक लगता है कि आदमी तो चला इतना और पट्टा चला इतना? चेक कर लो आप, पट्टे का ये वाला सिरा यहां आ गया ना, तो पट्टा चला कुछ, तो इट्स लाइक ये प्लैंक है, आदमी यहाँ है, आदमी को यहां जाना है, तो आदमी को हवा में ले लो, थोड़ा डिस्टेंस आदमी, थोड़ा पट्टा, पहुंच गए। ठीक है, तो क्या लिखते फिर? लेट अस से आदमी हैज मूव्ड हाउ मच डिस्टेंस? x1 एंड पट्टा हैज मूव्ड हाउ मच डिस्टेंस? x2। तो क्लियरली आप एक चीज कह सकते हो, m1 x1 बराबर m2 x2। ये आप कैसे कह पा रहे हो? पहला लॉजिक तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 आ जाता है, जो लीनियर मोमेंटम कैंसिलेशन का काम करता है। दूसरा, आप ये मानते हो x1 x2 एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है? तो मैंने तो यहां मैग्नीट्यूड इक्वेट किए, टेक्निकली एक प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा और एक माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो m1 x1 प्लस m2 माइनस x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर ये जीरो आना है तो इसका न्यूमरेटर जीरो होगा ना, और न्यूमरेटर जीरो होगा तो क्या होगा? m1 x1 इक्वल टू m2 x2। तो ऑलवेज रिमेंबर ऐसा है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अगर सिस्टम स्टेशनरी है, जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि वो कुत्ता कूद गया था गाड़ी से, तो कुत्ते ने आई कैप में मोमेंटम जनरेट किया, तो गाड़ी ने काउंटर मोमेंटम किधर जनरेट किया? नेगेटिव, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो इट वर्क्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट्स, इट वर्क्स फॉर द मोमेंटम्स। अगर सिस्टम स्टेशनरी है शुरू में और बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो m1 s1 इज इक्वल टू m2, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू मिशन। व्हाट इज द मिशन? उस छोर पे जाना। तो कुल मिला के तो आप जोटवाड़ा पहुंच ही गए ना यार, कुछ तुम चले कुछ वो चला, मिलके तो अपन पहुंच गए ना यहां से। अब इनको सॉल्व करो तो एक रिजल्ट आता है x2 की वैल्यू, कोशिश करोगे ये याद रहे, x2 की वैल्यू आती है m1 l अपॉन m1 प्लस m2, m1 l अपॉन m1 प्लस m2। मतलब पट्टे का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो बाकी तो सिमेट्रिक है, l अपॉन m1 प्लस m2। अब जैसे x2 क्या आएगा, x2 का रिजल्ट क्या होगा है? बोलो x2 का क्या होगा है? नहीं बोलोगे? x2 क्या होगा? x2 होगा m2l अपॉन, अरे सॉरी x1 ये होगा। तो x2 में m1 आ रहा है, x1 में m2 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों को वापस इक्वल भी तो आना चाहिए ना। अब जैसे आप x2 को m2 से m1 से मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी, इसको m1 से मल्टीप्लाई करो, इसको m2 से मल्टीप्लाई करो, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही पूछते हैं, वो पट्टे का पूछते हैं। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि न्यूमरेटर में भाई ml अपॉन m प्लस m है एक तरह से, ml अपॉन m प्लस m। तो नीचे तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ गया, ऊपर l आ गया मिशन, और बगल में किसका मास आएगा? जो चल रहा है। अब सोचो ये आदमी मासलेस होता तो, आदमी होता ही नहीं, आदमी की आत्मा होती। एक पट्टे के एक छोर पे आत्मा बैठी थी, उठ के चली गई वहां पे, तो पट्टा चला क्या? नहीं चला ना। इसका मतलब आदमी का मास जीरो हो जाए तो पट्टा नहीं चलेगा। तो आदमी का मास जीरो हो जाए तो पट्टे का डिस्प्लेसमेंट जीरो आना चाहिए ना। ठीक है ना? तो जो चल रहा है उसका मास लेना है इंटू एल अपॉन टोटल मास, ml अपॉन m प्लस m, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखो ए क्वेश्चन आ गया आपके टेस्ट में, ये तीन लोग बैठे हैं, हमें इसमें निकालना है ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है इफ m एंड 4m एक्सचेंज देयर पोजीशन। ये परिवार है एक, ये पिताजी हैं, ये मदर है, और ये बेटा है। अगर ये m और 4m एक्सचेंज
कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो टेक्निकली देखा जाए, असल में देखा जाए तो हुआ क्या? क्या आपको लगता है 3m मास यहां से यहां आ गया? एक्चुअली तो यही हुआ ना। क्या पता ये जो 4m मास वाला पर्सन है, ये m मास का ही था, 3m की तो अटैची पकड़ के बैठा था, तो इसने अटैची फेंक दी उधर, तो नाउ द अदर पार्ट हैज गॉट 4m, नहीं क्या? तो कितना मास शिफ्ट हुआ? 3m। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक? जो मास शिफ्ट हुआ वो इनटू डिस्टेंस रिलेटिव विच इट हैज मूव्ड अपॉन टोटल मास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और किधर किधर शिफ्ट हुआ? ये 3m किधर गया? इसमें से इधर गया ना, तो इसका मतलब आप किधर जाओगे? उस तरफ, उल्टा। क्यों? जितना मास इफेक्टिवली चलकर गया है इंटरनल फोर्सेस से, बाकी मास रिवर्स शिफ्ट हो जाता है। एंड फॉर्मूला क्या है? ml अपॉन m टोटल, where this is the mass which has shifted and this is the total mass of the system. Okay? If person first and person second move on the plank, so and reach person 3, person 1 और person 2, 1 और 2 जाते हैं 3 के पास बातचीत करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तीनों उधर इकट्ठे हो गए जाके, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक जो है वो एक शॉट में आ सकता है। आप एक एक करके करोगे तो भी वही आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। तो सबसे पहले 20 किलो को मल्टीप्लाई करो 8 मीटर से, फिर 40 किलो को मल्टीप्लाई करो 6 मीटर से, अपॉन टोटल मास 50, 100, 160। सो कितना है ये कौन है? 160, और ये कितना है? 240। 400 अपॉन 160 कितना होता है ये? सही है क्या? इसी क्वेश्चन में कोई बोले कि P1 तो चला गया P3 के पास, वी वॉन्ट दिस टू हैपन। P1 P3 तो यहां इकट्ठे हो गए और P2 वहां भाग गया, अब कितना होगा बताइए? तो P1 अगर P3 के पास गया है तो न्यूमरेटर में आएगा 20 इंटू 8, और यह आएगा -40 इंटू 2, ये 2 मीटर बचा ना इधर, अपॉन 160, ये आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो आएगा मास जो चला मल्टीप्लाइड बाय मिशन, सबके साथ न्यूमरेटर में लाइन से जोड़ दो, टोटल मास से ऐड कर दो बस खाली। ठीक है? अगर याद रहे तो जल्दी हो जाए। के अंदर एक बॉल के अंदर एक बॉल है, एक बड़ी बॉल के अंदर एक छोटी बॉल है। अब इसको छोड़ दिया तो लास्ट में इनका फोटो कैसा बनता है? फोटो लास्ट में, एंड में, विल रियलाइज दैट इन द एंड ये यहां आके टिक गया। ठीक है? ऐसा आके टिक गया एंड में। तो ये था तो यहां ना, अब ये कितना डिस्टेंस है? So what is the displacement of the larger ball? When the ये जो छोटी बॉल है ये नीचे आ गई, ऐसे लोअर साइड पे आ गई, तो ये पीछे खसकी होगी वाली बड़ी वाली बॉल। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लार्जर बॉल? एक कर्व्ड वेज के ऊपर इस तरह का फिसल पट्टी नुमा वेज है, यहाँ एक पार्टिकल छोड़ दिया, रपटता हुआ है ऐसा, तो ये भी पीछे सरक जाएगा कितना? इतना। बाय द टाइम ऑफ टेक ऑफ कह रहे हैं ऑब्टेन V1, V2 एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो तो सीधा ही लिख सकते हो आप, m r अपॉन, ये तो सीधे आ गया। और दूसरा हाफ छोटा m V1 स्क्वायर प्लस हाफ बड़ा m V2 स्क्वायर इज इक्वल टू mgr, पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और एक mv1
इज इक्वल टू बड़ा एम V2। इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज करो। ठीक है। अ चेन इज ऐसे सेमी सर्कुलर ट्यूब, स्मूथ ट्यूब में पड़ी है, स्मूथ। तो ऑब्टेन V व्हेन द लास्ट लिंक कम्स आउट। तो पहले उसका सेंटर ऑफ मास किस हाइट पे था और बाद में हाफ द चेन लेंथ, और चेन की लंबाई क्या है पाई आर। तो ये कितना हो गया, कितना अजीब डेटा है। 2/π इंटू आर से π/2 इंटू आर। रेसिप्रोकल है ये इसका, आर छोड़ के 2/π becomes π/2. So what is the descent which the center of mass has underwent? So loss in potential energy will be mg times 2/π plus π/2 r, और वही किसके बराबर होगा, हाफ mv स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। मास को मास से काट दो, v का वैल्यू आ जाएगा 2g 2/π plus π/2। अंडर रूट। ठीक है। एक स्प्रिंग इलोंगेटेड अवस्था में दोनों मासेस से बंधी हुई है, उसको छोड़ दिया स्मूथ सरफेस पे रख के। तो आपसे पूछा है व्हाट आर द डिस्टेंसेस विच इंडिविजुअली दे मूव। तो एक तो x1 x2 निकालो और एक v1 v2 भी निकालो। जब आप ये कहने को राजी हो कि m1 v1 बराबर m2 v2, तो सेंटर ऑफ मास तो इस क्वेश्चन में अनडिस्प्लेस्ड है। खींच के दोनों को रख दिया, दोनों रेस्ट पे हैं, छोड़ दिया, तो सिस्टम वॉज एट रेस्ट। जमीन स्मूथ है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे रहेगा। मतलब m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। तो पहली इक्वेशन क्या होगी आपकी, x1 प्लस x2 विल क्लियर ऑफ करेंगे x0, और एक इक्वेशन होगी m1 x1 इज इक्वल टू m2। तो इन दोनों को सॉल्व करके x1 x2 निकाल सकते हैं। और रही बात v1 v2 की, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और दूसरी एनर्जी, k/2 x0 स्क्वायर। बस दो अलग प्रश्न है ये। तो इन दोनों बबल्स को सॉल्व करके यू कैन गेट द आंसर्स इंडिविजुअली, निकाल सकते हैं। वेरिएबल मास, ठीक है ना, वेरिएबल मास। कुछ केसेस के थ्रू इनको सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें मास ऑफ द सिस्टम वेरी करता है। वैसे मास ऑफ द सिस्टम तो तब भी वेरी करता है जब एक गाड़ी से कुत्ता कूद जाता है, मास तो कम हो ही गया ना। आपने कुछ आइटम बाहर फेंक दिया या वो खुद ही कूद गया, तो मास तो वेरी कर ही गया। अब जैसे इसमें एक सिंपल सा केस लेता हूँ, देयर इज अ फिक्स हॉपर, इसमें कुछ सैंड पड़ी हुई है और एक गाड़ी इसके नीचे से गुजरना चालू करती है t = 0 पे, और रेत लैम्डा किलोग्राम पर सेकेंड इसमें गिरना स्टार्ट होती है। इसका मास है m0 और इनिशियल स्पीड है u। सो लेट्स ऑब्टेन v एज अ फंक्शन ऑफ t फॉर कार्ट। इस गाड़ी के लिए, इस कार्ट के लिए लेट्स फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये गाड़ी इस हॉपर के नीचे से गुजर रही है और ऊपर से लैम्डा किलोग्राम गिर रहे हैं एवरी सेकेंड। लैम्डा किलोग्राम गिर रहे हैं एवरी सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन एक लाइन में निपट जाते हैं। जमीन आप जान ही रहे होगे कि स्मूथ है। व्हाट इज द मोमेंटम इन द बिगिनिंग, m0 u। आने वाले टी टाइम में क्या होगा, इसके अंदर रेत आ जाएगी। रेत का आने का तरीका बिल्कुल सेम है। रेत अपने साथ कोई भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम लेकर नहीं आती, रेत बस आ जाती है।
सीधी गिरती है और गिरते ही गाड़ी का पार्ट बन जाती है। तो क्या आपको लगता है गाड़ी ने अपना मोमेंटम रेत के साथ शेयर किया होगा? Isn't it a perfectly inelastic collision with stationary stuff? कोई आया और आपको चिपका के ले गया अपने साथ। बस इसमें यह है कि वो आता ही जा रहा है। या ऐसा हो कि जैसे आपने इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, हवा में टिके हुए हैं डस्ट पार्टिकल्स, गंदे सड़े हुए। आपने एक बॉल ली और फेंकी तो क्या होगा? बॉल जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे डस्ट उसके ऊपर क्या होती जाएगी? चिपकती जाएगी। तो वो तो लगातार परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता ही चला जा रहा है ना? ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोलोंग्ड इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, प्रोलोंग्ड, लंबा इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इज दिस द इनिशियल मोमेंटम विच द गाड़ी पजेस? इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस आने वाले टाइम टी में हमें इतनी रेत और मिलेगी और उसकी स्पीड क्या होगी? 0। इतनी रेत हमें और मिलेगी और उसकी स्पीड क्या होगी? 0। इज इक्वल टू हमारे पास कुल मिला के सामान कितना हो जाएगा गाड़ी में? इतना, और ये हमारी वेलोसिटी हो जानी चाहिए मोमेंटम शेयरिंग के हिसाब से। सो वी कैन गेट द आंसर इन वन शॉट एज m0 इंटू यू अपॉन m0 प्लस लैम्डा टी। ठीक है? सो दिस इज द वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये हमसे और फालतू की चीजें पूछे तो पूछे, जैसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v को आप dx बाई dt लिख के इंटीग्रेट कर दो आगे। x कोऑर्डिनेट निकालना है अगर टाइम के साथ, तो वेलोसिटी एज अ वेरिएबल वेलोसिटी दे ही रखी ना। तो फर्दर अब यहाँ फिर ये दूसरी बातें हो गई, इन बातों का फिलहाल इस आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है। सो यू कैन सी दैट फिर ये dt उधर चला जाएगा, इंटीग्रेट होगा एंड वी कैन प्रोसीड। तो एक तो देखो ये हुआ कि आपकी गाड़ी में रेत गिर रही थी, और क्या इसमें तड़का मारा जा सकता है? तड़का ये मारा जा सकता है कि सेम गाड़ी है, सब कुछ सेम है, और इस बार हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस गाड़ी के ऊपर इनिशियल स्पीड तो u है, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है। अ कांस्टेंट फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग, साथ साथ एक फोर्स भी लग रहा है, मतलब कोई आदमी इसको खींच के भी लेके जा रहा है। अभी पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, ऑब्टेन vt। अब क्या फर्क पड़ा पिछले में और इसमें? मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल इंपल्स विच इज ऑल्सो एक्टिंग। तो उसको भी ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो उसकी इंपल्स निकालना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? हम कहेंगे शुरू में हमारे पास मोमेंटम कितना था? m0 u। अब आने वाले t टाइम में, इतनी लंबी इंटरवल में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर 1, हमारे अंदर इतनी मिट्टी गिरेगी जिसका मोमेंटम होगा 0। बस आ गए, तो लेकर भी नहीं आए कुछ, जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गए। उसके अलावा देयर इज एन एक्सटर्नल इंपल्स ऑल्सो, कैन आई राइट इट एज ft, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैसे तो ये होती है इंपल्स, ये होती है इंपल्स, बट f कांस्टेंट है तो f बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, अब लास्ट में सीन क्या है? कुल मिला के हमारे गाड़ी में सामान इतना हो गया, स्पीड हो गई v। तो देखिए v कितना आया? m0 u प्लस ft अपॉन m0 प्लस लैम्डा टी। ठीक है? तीसरे केस में जो फोर्स मैंने लगाया है f, वो लिख दिया kt। ले, फिर आप शुरू हो गए। हमारे पास कितना मोमेंटम था शुरू में? m0 u, इतना मोमेंटम था, अच्छी बात है। इतना धूड़ा हमारे अंदर गिर गया, बट अपने साथ कोई मोमेंटम लेकर नहीं आया। प्लस व्हाट इज द एक्सटर्नल इंपल्स? f dt का इंटीग्रेशन 0 से t इज इक्वल टू, कुल मिला के सैंड कितनी आ गई? इतनी, और यहाँ क्या आएगा? v। सो v क्या आ रहा है देखिए, m0 u प्लस kt स्क्वायर बाय 2 अपॉन m0 प्लस लैम्डा टी। ठीक है? चौथा केस, एक चलती गाड़ी में ऑलरेडी रेत पड़ी है, ऑलरेडी रेत पड़ी है। ठीक है? एक चलती गाड़ी में ऑलरेडी सैंड कुछ है और इसमें से लीक हो रही है। आपने तो गाड़ी को धक्का दे दिया, बस यू हैव सिंपली पुश्ड, आपने एक गाड़ी को धक्का दे दिया, उस गाड़ी में एक छोटा सा छेद है,
और रेत उसके अंदर से लीक हो रही है लैम्डा किलोग्राम पर सेकेंड, प्रति सेकेंड लैम्डा किलो रेत उसमें से गिर जा रही है। तो पूछ रहा है ऑब्टेन वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। केस 1 को अपन री अंडरस्टैंड करते हैं एक बार, एक डिफरेंट एंगल से। देखिए ये नीचे जो गाड़ी चल रही है m0 मास की u स्पीड से, इनके क्या प्रॉब्लम है? तो चल रहे, इनकी प्रॉब्लम ही तो ये है कि ऊपर से सैंड आ जाती है यार। तो लेट से अपन ऐसा अज्यूम करें, कि किसी एक इंस्टेंट पर जो कि टाइम t के बाद होगा, है ना, एट टाइम t, इसका मास कितना हो गया और हमारी स्पीड चेंज हो गई v। ओके भाई, केस 1 का आंसर तो अपन एक लाइन में निकाल चुके हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है मुझे, लेकिन मैं इसको थोड़ा और लंबे तरीके से कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको एक थ्रस्ट फोर्स नाम की एक चीज़ को डेड्यूस करना सीखना है। तो किसी इंस्टेंट पर हमारी गाड़ी का जो मास है वो m0 प्लस लैम्डा टी हो चुका है और रेत तो गिर ही रही है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आने वाले dt टाइम में आपके साथ क्या होगा? इन नेक्स्ट dt टाइम, in next dt, how much sand is going to enter your system? Lambda dt. तो in next dt time, lambda dt mass is going to enter into our system. हाँ, तो in next dt time, lambda dt mass enters our system. और एंटर करते ही उसके साथ क्या होगा? वो ऑलमोस्ट हमारी स्पीड से चलने लग जाएगा। इसका मतलब हमें उस मास को एक फॉरवर्ड फोर्स देना पड़ेगा, तभी तो वो फॉरवर्ड मोमेंटम जनरेट करेगा। तो क्या आप ये पता कर सकते हो कि उसके मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है? विल गेट इन द नेक्स्ट dt टाइम, लैम्डा dt मास विल गेट लैम्डा dt इंटू वी मोमेंटम, इतना मोमेंटम उसे मिलेगा। क्या ये बात ठीक है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द इनकमिंग सैंड? रेट निकालनी है dp बाई dt। तो dp तो आप ये लिख ही चुके हो, तो जरा dt से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो dp बाई dt कितना है? लैम्डा इंटू वी। तो क्या आपको लगता है कि इतना फोर्स हमें आती सैंड पे फॉरवर्ड लगाना पड़ रहा है? तो क्या ये बात भी ठीक है कि इतना ही फोर्स हम पे किधर लग रहा होगा? बैकवर्ड्स। अगर ऊपर से जो रेत आ रही है हम उसको फॉरवर्ड धक्के मार रहे हैं, तो हम पे किधर धक्का लग रहा है? बैकवर्ड्स। और वही हमारे रिटार्डेशन का कारण है। हम कौन है? ये नीचे वाली गाड़ी। तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए कि हमारा रिटार्डेशन हो रहा है? मतलब जो गाड़ी का मास है, रिटार्डेशन मतलब माइनस साइन लगाना पड़ता है, लैम्डा वी। ये लैम्डा वी कहाँ से लाया? मैं यहाँ से टिप के लाया हूँ। और ये क्या लिखा मैंने? मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन के साथ मैंने माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये फोर्स किधर है? बैकवर्ड्स है ना। आप चाहो तो मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ। ये तो क्या है? m है। एंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अस? वी हैव अ रिवर्स फोर्स एक्टिंग ऑन अस, क्योंकि दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अस। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन सैंड, सैंड पे लगता है। फॉरवर्ड फोर्स किस पे लगता है? सैंड पे। तो हम पे किधर फोर्स लगेगा? बैकवर्ड पे। बैकवर्ड के पेटे मैंने क्या साइन लगाया? माइनस। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो ये सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज दिस नोन एज? थ्रस्ट फोर्स। हमेशा आपको एक छोटी सी कहानी बोलनी पड़ेगी। आने वाले dt टाइम में हमारे साथ क्या होने वाला है? आने वाले dt टाइम में हमारे साथ इतना मास जुड़ेगा, उसे हम ये वेलोसिटी देंगे, मतलब हम उसे कितना मोमेंटम देंगे, उसको वापस dt से डिवाइड कर देना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखोगे तो क्या आ जाएगा? द थ्रस्ट फोर्स। तो इतना थ्रस्ट फोर्स सैंड पे लग रहा है और इतना ही थ्रस्ट फोर्स हम पे देयरफॉर किधर लग रहा है? बैकवर्ड्स। अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करके वही आंसर लाना है जो मैं एक लाइन में ले आया था। तो केस 1 का तो एक लाइन में कर दिया था ना अपन ने। तो देखें जरा क्या आता है? m0 dv बाई v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt बाय m0 प्लस लैम्डा t।
I think we have arranged it correctly. Now you integrate it. T इक्वल टू 0 पे हमारी गाड़ी की स्पीड u है, किसी भी टाइम t पे हमारी गाड़ी की स्पीड v है. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा LHS का? ln v. याद है? 1/x dx ln x, 1/t dt ln t. लिमिट आएगा u से v. और इधर क्या आएगा ये भूल गए होगे तुम लोग, माइनस लैम्डा को तो बाहर फेंक दो. ln m0 प्लस लैम्डा t डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये टाइम का कोएफिशिएंट जो होता है ना, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आता है. एक जमाना था जब हम ऐसा बहुत करते थे. इसका आंसर क्या था? ln ax प्लस b अपॉन a. वही किया मैंने. ये ax प्लस b तो है, बस जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उससे मैंने क्या किया यहाँ पे, डिवाइड. तो ये लैम्डा कट भी गया बताइए, और लिमिट आएगा 0 से t. तो इधर आ रहा है ln v बाई यू इज इक्वल टू माइनस ln m0 प्लस लैम्डा t माइनस ln m0. तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इस माइनस को अंदर देके उल्टा कर दो ना. तो ln v बाई यू इज इक्वल टू ln m0 अपॉन m0 प्लस लैम्डा t. फिर ललन काट दो तो v की वैल्यू क्या आई? m0 u अपॉन m0 प्लस लैम्डा t. क्या ये वही है या ये वही है? लेट्स से जो अगला केस है उसमें वही स्टेशनरी हॉपर है, उसमें से सैंड आपकी गाड़ी में गिरेगी और कितनी सैंड लीक हो जाती है? आधी. आधी रेत गिर जाती है. अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इस सवाल को सही करना तो है ही, लेकिन एक और कंसर्न है कि हमारे मन में एक गलत अप्रोच भी सेट हो सकती है. मैं तो इसको एक लाइन में कर दूंगा सर. एक लाइन में कर ही नहीं सकते आप इसको. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सैंड आ रही है उसका तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. क्या लेके आ रही है वो सैंड अपने साथ? कुछ नहीं. वो एक एक करके आए, चाहे एक बोरा एक साथ कोई ढोल दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो रेत गिर रही है वो हर मोमेंट पर जब गिरती है तो हर मोमेंट पे हमारी गाड़ी की स्पीड अलग अलग होगी. तो एवरी सैंड विच फॉल्स विल टेक अवे लेसर मोमेंटम देन द प्रीवियस वन एंड ग्रेटर मोमेंटम देन द नेक्स्ट वन. तो मोमेंटम जो मेरे सिस्टम से माइनस हो रहा है वो मैं कैसे पता लगाऊंगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए यार मैं कंजर्व कर दूंगा. जो मेरे पास है माइनस जो चोरी हो गया इज इक्वल टू जो बच गया. तो जो चोरी हुआ वो मैं लिखूं कैसे? दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज वाई मैं इसको अलग ढंग से करता हूं. ऐसे सवालों का बेस्ट, लेट अस से एट एनी टाइम t द गाड़ीज स्पीड इज v एंड एट दैट टाइम हाउ मच सैंड हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन अवर व्हीकल. लेट अस से एट एनी टाइम t, तो टाइम t के बाद आपकी गाड़ी में लैम्डा t रेत आई होगी और लैम्डा बाई 2t रेत गिर गई होगी. तो बची कितनी होगी? आधी बची होगी. हाफ का ही तो स्टे है आपके. तो टाइम t के बाद हमारी गाड़ी में इतनी रेत भरी है और हमारी गाड़ी की स्पीड भी है. ये हमारा स्टेट है. अब आने वाले dt टाइम में आपके साथ क्या होगा? आने वाले dt टाइम में आपके गाड़ी के अंदर कितनी रेत एंटर मारेगी? लैम्डा dt. ठीक है. उसको आप थ्रस्ट आओगे, थ्रस्ट मारोगे उसको, तभी तो आपके बराबर आएगी. ठीक. फिर कुछ रेत गिर जाएगी. जो रेत गिरेगी वो आपको बिल्कुल भी धक्का मार के नहीं जो गिर जाता है वो धक्का थोड़ी मारता है. वो तो गिर गया बेचारा. उसने आपको ना तो पुश किया ना पुल किया, सिंपली फॉल ऑफ. तो इसका मतलब जो अभी जस्ट हमने डेरिवेशन किया ना, हमें वही थ्रस्ट फोर्स पिक करना है. क्योंकि जो रेत आ रही है वो अपने साथ कितनी वेलोसिटी लेके आ रही है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0. और आप ही तो उसको अपने बराबर करते हो. सो व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स? बिल्कुल सेम जो कहानी ऊपर बकवास की थी वो की वो कॉपी मार देते हैं. थ्रस्ट फोर्स इज लैम्डा v. और यही थ्रस्ट फोर्स उस सैंड पे तो लग रहा है आगे, और हम पे किधर लग रहा है? पीछे. तो क्या मेरी इक्वेशन ये होगी? m0 प्लस दिस इज द मास ऑफ माई व्हीकल इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा v. दिस इज माई इक्वेशन. इंस्टेंटेनियस मास इंटू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू थ्रस्ट. और थ्रस्ट क्यों लग रहा है हम पे? क्योंकि हम लगा रहे हैं उस पे बैकवर्ड्स, हेंस हम लगा रहे हैं उस पे फॉरवर्ड्स, हेंस हम पे किधर लग रहा है? बैकवर्ड्स. सेम इक्वेशन फिर से लिख दी. अच्छा, पूरी रेत अगर आपकी गाड़ी में टिक जाती तो फिर ये बाई 2 नहीं आता नीचे. कोई कहता सर एक्चुअली क्या ना 1/3 सैंड ही गिर रही है, तो फिर यहाँ पे 2/3 आ जाए.
यहां चेंज आएगा बस खाली, और इस चेंज के चलते आपकी पूरी सिचुएशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये तो सेम ही रहेगा थ्रस्ट फोर्स तो, क्योंकि जो आ रही है उसके साथ तो आप सेम ही हरकत कर रहे हो। फिर जो गिर रहा है उसमें तो आपकी प्रॉब्लम है यार। जो गिर जा रहा है, अच्छा गिर जा रहा है वो आपको कुछ नहीं करके जाता, बस गिर जाता है सिंपली। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखा होगा dv/v इज इक्वल टू 2dt अपॉन 2m0 प्लस लैम्डा टी। ये है माइनस ऑल्सो, t0 पे स्पीड u, t पे स्पीड v। इसका क्या आता है? ln v/u माइनस 2 टाइम्स ln 2m0 प्लस लैम्डा टी अपॉन 2m0, और डिवाइड किससे करना होता है? यहाँ एक लैम्डा भी तो था ना, डिवाइड किससे करना? लैम्डा से डिवाइड करना, तो लैम्डा लैम्डा कट गया। सो ln v/u इज इक्वल टू, ये -2 मतलब उधर अंदर पावर देनी पड़ेगी, 2m0 अपॉन ln काट दो तो v की वैल्यू होगी u टाइम्स, अरे उल्टा कर दिया था मैंने ऑलरेडी, ये आ रहा आंसर। फॉर्मेट ऑफ थ्रस्ट फोर्स, पहला फॉर्मेट हो गया लैम्डा kg पर सेकेंड इंटू v मीटर पर सेकेंड। यूनिट देखो, यूनिट क्या बनी? फोर्स की यूनिट बन गई। एक और फॉर्मेट होता है जो अभी बताऊंगा, वो होता है लैम्डा v स्क्वायर। उसमें लैम्डा kg पर सेकेंड वाला नहीं होता है, उसमें होता है kg पर मीटर, और ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी चेक करो, तो दो हो गए फॉर्मेट, एक तो लैम्डा v और एक हो गया लैम्डा v स्क्वायर। थोड़ा यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी अपन खेल सकते हैं। अब ये सेकेंड वाला कौन से सिचुएशन में आएगा? ठीक है, सेकेंड वाला इस सिचुएशन में आता है कि फॉर इंस्टेंस सपोज हमारे पास ये एक जमीन है, इसके ऊपर एक चेन है, इस चेन को ऐसे ऊपर रख के छोड़ दिया तो गिरेगी। तो वाइल द चेन ऑफ लेंथ L इज फॉलिंग, इसका मास m है, वाइल द चेन ऑफ लेंथ L इज फॉलिंग इन एन इंटरमीडिएट सिचुएशन व्हेन x लेंथ ऑफ द चेन हैज ऑलरेडी फॉलन। कितनी जमीन पे इकट्ठी हो गई है? x। इस समय पे नीचे से लगने वाला इंस्टेंटेनियस नॉर्मल निकालना है। जो चेन जमीन पे ऑलरेडी इकट्ठी हो गई, नॉर्मल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही आएगा। अच्छा, कितनी चेन इकट्ठी हो गई है? x, क्योंकि ऊपर से x नीचे आ गया तो नीचे से x जमा हो गया होगा। तो क्या मुझे ये लिखना चाहिए? लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी, लैम्डा इंटू एक्स, वेयर लैम्डा इज नथिंग बट m/l। वो बाद में डाल देंगे m/l। अभी लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ऑलरेडी जो चेन नीचे इकट्ठी हो गई है, जो ऑलरेडी चेन नीचे इकट्ठी हो गई है उसका वेट तो लग ही रहा है। अब मैं निकालूंगा जो कंटिन्यूटी के साथ चेन लैंड हो रही है, उनका भी करना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं लेटस से ये जो बची हुई चेन है इसकी स्पीड क्या है फिलहाल? v। अब आप मुझे बताओ, वही कहानी सेम है। इन द नेक्स्ट dt टाइम dx लेंथ ऑफ चेन इज गोइंग टू लैंड, बर्बाद हो जाएगी वो, है ना। तो या नीचे कहां लिखता हूं, इन द नेक्स्ट, स्टोरी इज लैंग्वेज भी सेम, इन द नेक्स्ट dt टाइम dx length, that is lambda dx mass, with how much momentum already? With lambda dx into v momentum। इतने मोमेंटम के साथ वो टकराएगी और इतना मोमेंटम नष्ट हो जाएगा। कितनी देर में? dt टाइम में। इन द नेक्स्ट dt टाइम दिस मच लेंथ, जिसका मास इतना है, जिसका मोमेंटम इतना है, इतना मोमेंटम dt टाइम में खलास हो जाएगा। तो कैन यू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम?
डीपी तो ये रहा, इसको किससे डिवाइड करना है, dt से। तो लैम्डा डी एक्स वी डी टी। अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, लैम्डा वी स्क्वायर। तो जब कोई कंटिन्यूटी के साथ आके आपके साथ धड़ाक 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 ठुक ठुक के रुक रहा है, ठुक के रुक रहा है, ठुक के रुक रहा है, तो कौन सा फॉर्मेट यूज होगा थ्रस्ट का, लैम्डा वी स्क्वायर। ये दो ही फॉर्मेट से बस, लैम्डा वी स्क्वायर और एक कौन सा बताया, लैम्डा वी। इसका हिंट आपको कैसे लगेगा, प्रक्रिया देखना, मास का जो रेट है वो टाइम के साथ यूज होगा या लेंथ के साथ यूज होगा, लैम्डा का यूनिट क्या यूज होगा वो देखना, ठीक है। सो लैम्डा वी स्क्वायर। अच्छा बाय द वे वी कितना है, आप नोटिस करो ना, ये सारी कड़ियां क्या कर रही है, सारी कड़ियां क्या कर रही है, फ्री फॉल ही तो कर रही हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये सारी कड़ियां x डिस्टेंस फ्री फॉल कर चुकी है? अगर ये सारी कड़ियां x डिस्टेंस फ्री फॉल कर चुकी है तो ये √2gx ही तो होगा। व्हेन यू फ्रीली फॉल यू हैव √2gx स्पीड। तो बस मेरे को यहां क्या लिखना है, लैम्डा वी स्क्वायर, और v की जगह क्या भरोगे, लैम्डा इंटू √2gh का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा gx। सो दिस इज योर आंसर। अब लैम्डा की जगह क्या डाल देना, m/l। सो मेरा फाइनल फॉर्मेट ऑफ माई आंसर इज 3mg/l टाइम्स x। दिस इज द फोर्स which is going to act, this is the force which is going to act on the chain by the floor when any x chain has already been piled up at the floor। जमीन पे कितनी चेन इकट्ठी हो चुकी है, x, ठीक है। इसका मतलब एक बात नोटिस करो, जब ये आखिरी कड़ी जमीन पे अड़ रही होगी तो कितनी चेन जमीन पे इकट्ठी हो गई होगी, पूरी तो हुई होगी। तो क्या इस x की वैल्यू L डाल दूं, 3mg। मतलब आप सोचो जब पूरी चेन जमीन पे इकट्ठी हो गई होगी और लास्ट कड़ी लैंड ही कर रही हो, आखिरी कड़ी क्या रैपट ठोक के गिरेगी उस पर, 2mg, क्योंकि mg तो नीचे इकट्ठा हो गया और आखिरी कड़ी जोर से और ठोकेगी उसको, तो टोटल कितना महसूसियत होगी उसको, 3mg। और उसके बाद एकदम से क्या महसूस होगा, mg। भाई आपका भाई आपकी पीठ पे कूदा ना ऊपर से, तो कूदते वक्त तो mg प्लस समथिंग, फिर कूद गया, उसके बाद अजीब सा रिलैक्सेशन सा लग रहा है, तकलीफ कम सी हो गई है। पुराने नुकसान की तो परवाह नहीं कर रहा मैं 2 मिनट पहले जब वो हमारे पे कूदा उससे क्या नुकसान हुआ होगा, कौन सा स्क्रू इधर उधर हुआ होगा वो तो मैं देखूंगा, बट फिलहाल तो mg फील हो रहा है, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट में ऐसा देखिए, ये रॉकेट m0 मास का है और अभी पार्किंग मोड में। आप लेके आओगे बत्ती, जैसे हमने इस रॉकेट की बत्ती लगाई ये सुलग गया और ये भगा ऊपर। जब ये भगा ऊपर तो किसी, ये तो t = 0 है, टाइम t। जब मैं इसको टाइम t पे देखता हूं तो एक तो इसके अंदर से कुछ मास कंज्यूम हो गया होगा। तो पहला पैरामीटर है कि ये लैम्डा किलोग्राम पर सेकेंड कंज्यूम करता है, हमें हिंट मिल गया, पर सेकेंड, लैम्डा इंटू यू यूज होएगा। बट स्टिल लेट्स गेट मोर कन्विंस्ड। क्या खास बात है, 2 पैरामीटर दूंगा इसको मैं आपके। एक तो लैम्डा किलोग्राम प्रति सेकेंड इसके अंदर से फ्यूल कंज्यूम होता है, मतलब किसी भी टाइम टी पे उसका मास हो गया होगा स्मॉल m, जिसको लिखा जा सका है m0 माइनस लैम्डा टी। उसका मास कम हो गया, टी टाइम में कितना मास कम हो गया, लैम्डा टी, ठीक है। एंड लेट्स से वो किस स्पीड से जा रहा है, v से। तो मुझे तो v एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए। मैं मान रहा हूं कि ये किस में उड़ रहा है, स्पेस में। धरती का इसके ऊपर कोई योगदान नहीं है, ये कहां उड़ रहा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में उड़ रहा है। तो एक पैरामीटर तो हो गया कि ये फ्यूल कंजम्पशन उसका लैम्डा किलोग्राम पर सेकंड है। और दूसरा चीज, जो एग्जॉस्ट गैसेस को ये नीचे फेंकता है वो u मीटर्स पर सेकंड रिलेटिव टू रॉकेट, रिलेटिव टू रॉकेट फेंकता है। एग्जॉस्ट गैसेस की स्पीड क्या है, u रिलेटिव टू रॉकेट। मतलब वो 10 नहीं, जैसे कोई एक रॉकेट से आप नीचे गैसेस फेंक रहे हो 10 से, लेकिन वो 10 से जाएगी नहीं, आप तो खुद ही आगे जा रहे हो और आपकी स्पीड तो बढ़ रही है। तो हर बार
यू विल थ्रो इट 10, बट जमीन वाले विल से कि आप तो धीरे कर रहे हो बार बार, क्योंकि आपकी खुद की स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है. When you are going up with 1 and you throw with 10, it goes with 9. In the next shot your speed becomes 2. Now you throw with 10, it goes with 8. क्योंकि हर बार आपके 10 में ऊपर का 1, 2, 3, 4 ऐड होता जाएगा और ऐड होता जाएगा, तो उनकी एक्चुअल जमीन के रिस्पेक्ट में स्पीड जो है वो क्या होगी, कम. बट नीडलेस, नो नीड टू वरी. आप तो 10 से फेंक रहे हो यार, आप तो उतना ही फोर्स लगा रहे हो. किसी को 10 से फेंकने का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड तुमसे 10 कम हो जाए. इस बात पे विचार करना पड़ेगा, तभी हमारी इक्वेशन समझ में आएगी आपके. हर एक सेकंड में आप लैम्डा किलो उठाते हो और उसको नीचे फेंक देते हो यू से. ठीक है, डेटा लेते हैं. ये आपका रॉकेट रहा साहब. आप रॉकेट में से लैम्डा किलोग्राम सामान उठाते हैं, हर एक क्षण लैम्डा किलोग्राम सामान उठाते हैं और आप उसे नीचे फेंक देते हैं 10 से. आपको लगता है 10 से नीचे गया, लेकिन आपकी तो खुद की स्पीड 30 थी. तो जब आपने उसे 10 से नीचे फेंका होगा तुमने, तो एक्चुअली में उसके साथ क्या हुआ होगा. अगर हम रिलेटिव के भी फंडे लगाऊं तो तुम कह रहे हो 10 से नीचे जा रहा है, तुम तो झूठ बोल रहे हो. तुम्हारी स्पीड ऊपर 30 ऐड करो, तो एक्चुअली में एग्जॉस्ट गैसेस के साथ क्या हो रहा है, दे आर गोइंग अप विथ 20. इसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब आपकी स्पीड 32 थी और आपने फिर 10 से फेंका तो उनकी 22 हो गई. तो फर्क नहीं पड़ रहा 32, 22, 42, 32, डजंट मैटर. बट कौन सी प्रतियोगिता में आप, कौन से प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो, एवरी सेकेंड यू पिक अप लैम्डा किलोग्राम एंड reduces its speed by 10, and for that you need a force continuous. एक लगातार आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उन सामान पे, और वो फोर्स कितना होगा, लैम्डा इंटू 10. वो लैम्डा इंटू वी जो है ना, वो एक्चुअली में लैम्डा इंटू डेल्टा वी है. हमने जिस अंदाज में उसको डेराइव किया उसमें हमारी स्पीड 0 से वी हो रही थी, तो 0 से वी में वी है और डेल्टा वी है. 0 से 5, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 5. व्हाट इज द चेंज, 5, है ना. तो एक्चुअली में वो वी नहीं होना चाहिए, वहां क्या होना चाहिए, डेल्टा वी. लैम्डा डेल्टा वी. लैम्डा किलोग्राम प्रति सेकंड का वेलोसिटी आप कितने अमाउंट से लगातार कम करते हो, हर बार वी अमाउंट से कम कर देता हूं, तो उतना ही थ्रस्ट तो मैं उस पर लगा रहूंगा, हैंस उतना ही थ्रस्ट मेरे पे ऊपर लग रहा होगा. सो व्हाट इक्वेशन आई नीड टू राइट फॉर द रॉकेट, क्या इक्वेशन लिखूं इसकी मैं, m0 माइनस लैम्डा टी, इज दिस माई इंस्टेंटेनियस मास, into dv by dt, is this my instantaneous acceleration, and it will be equal to lambda into v. I am sorry, lambda into u. ये वाला u यूज होगा ना. उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, हम तो उसकी वेलोसिटी, हमें तो u से फेंकना है काम, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा किलोग्राम एवरी सेकेंड एक्सपीरियंसेस रिडक्शन इन इट्स वेलोसिटी बाय व्हाट अमाउंट, u. तो लैम्डा u, वही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने जो फर्स्ट फॉर्मूला था. इसको मैं इंटीग्रेट करके रॉकेट की वेलोसिटी निकाल सकता हूं. तो थ्रस्ट फोर्स अपन ने रॉकेट पे चिपका दिया. अब कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये तो कांस्टेंट है वैसे भी. आपको इधर तो आएगा dv, उधर क्या आएगा, लैम्डा, सॉरी u को बाहर पटकता हूं, लैम्डा dt अपॉन m0 माइनस लैम्डा टी. नाउ यू सिंपली इंटीग्रेट. t 0 पे रॉकेट रेस्ट पे था, किसी भी टाइम t पे रॉकेट की स्पीड क्या हो गई, v. तो इधर तो v आ गया, उधर आ गया u ln, एक लैम्डा भी है यहाँ पे, ln m0 माइनस लैम्डा टी अपॉन m0 में 0 से t लगाओगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डिवाइड किससे करना है, माइनस लैम्डा. ये माइनस लैम्डा कहाँ से है, कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना, इंटीग्रेट करना है. अब इसका फाइनल स्टेटमेंट क्या बैठता है, ये हटाओ कचरा. तो ये लैम्डा लैम्डा कट गया, v इज इक्वल टू, माइनस भी कंज्यूम कर लूंगा, उल्टा कर दूंगा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रॉकेट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इफ द चेन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड h. देखो बिफोर मैं तो इसको समझाऊंगा, तुमको भी सोचने को दूंगा, लेकिन आपको जो गौर फरमाना चाहिए इस सवाल में, वो ये फरमाना चाहिए कि अगर मैं ऐसी चेन दे दूं आपको, देखो एक नया चित्र दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आपको, ये चेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकती है, एक्सेलरेट करेगी. बट क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. इसका मतलब ये जो ढेरियां बनी हुई है नीचे, ये ढेरी और ये ढेरी, ये दो ढेरियां बनी हुई है, इनका कोई ना कोई रोल है.
इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि चलती चेन में इधर वाली पार्ट से हमें कोई बॉदरेशन नहीं है, क्योंकि जो कड़ियां जमीन पे टकराएंगी वो सिर्फ अपने आप को रोकेंगी और जमीन पे लैंड कर जाएंगी। ये वाला लिंक कभी भी ऊपर वाले लिंक के ऊपर कोई भी रिवर्स फोर्स नहीं लगाएगा, इसे खींच सकता है, धक्का नहीं दे सकता। ठीक है, सो क्लियरली ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पुश फोर्स in the motion of the remaining part of the chain from right side, but there is a thrust force experienced by the moving chain due to this part. क्योंकि यहां क्या लफड़ा है, स्टेशनरी पड़ा हुआ कैरेक्टर लिफ्ट हो रहा है। डू यू थिंक इट इज रिलेटेड टू योर केस 1? सैंड आती थी और अपने साथ क्या मोमेंटम लेके आ रही थी, 0, और सडनली आपके साथ चल देती है तो धक्का मारना पड़ेगा ना। तो उसी टाइप का कुछ है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि ए पार्ट एक्स्ट्रा वेट है राइट साइड, so lambda into h into g, this is the additional driving force on the system and it is cancelled by lambda v square. So what is v की value? under root gh. That's it. इतना ही बड़ा क्वेश्चन।